हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। मोढेरा, a village declared by PM Narendra Modi as India's first solar powered village, comes under which district in गुजरात। पूछ रहे हैं कि मोढेरा गांव, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है, गुजरात के किस जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा मेहसाना। तो आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मोढेरा, जो कि एक विलेज है गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, और सन टेम्पल भी यहीं लोकेटेड है, आपने सुना भी होगा मोढेरा का सन टेम्पल, तो इसे भारत का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज यानी कि सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। और ये भी कहा है कि मोढेरा को अब से सूर्यग्राम के नाम से जाना जाएगा। आपको जानना चाहिए, यहाँ पर जो सन टेम्पल है ये पुष्पवती रिवर के किनारे लोकेटेड है। चालुक्य डायनेस्टी के भीमा वन ने इसको बनाया था। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड FIH कोच ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी। पुरुषों की श्रेणी में किसे FIH कोच ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ग्राहम रेड। तो बात यहाँ पर हॉकी की हो रही है। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तो इसने FIH कोचेस ऑफ द ईयर 2021-22 की घोषणा की है। अब मेल और फीमेल कैटेगरी में की है, दोनों ही भारत के कोच हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। तो पहली बात करेंगे हम फीमेल की, तो इनका नाम है जैनिकी स्कोपमैन, जैनिकी शोपमैन। तो ये नीदरलैंड से हैं और भारतीय जो महिला हॉकी टीम है इसी कोच हैं। दूसरे हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्राहम रीड, तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और भारतीय मेंस टीम के कोच हैं, जो भारत की पुरुष हॉकी टीम है उसके कोच हैं। तो इन दोनों को ही ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही FIH अंपायर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में कॉयर वैन बोन्स को दिया गया है, ये नीदरलैंड से हैं। और FIH अंपायर ऑफ द ईयर वीमेन कैटेगरी में एम्बर चर्च को दिया गया है, न्यूजीलैंड से हैं। बाकी और जो कैटेगरीज रही वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू ट्रैवल टू स्पेस। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, निकोल ओनापुमान। तो नासा की एस्ट्रोनॉट हैं निकोल ओनापुमान। तो ये फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया है। नेटिव का मतलब जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनका शुरुआत से ही अपना कल्चर रहा है, अपनी संस्कृति रही है, या ज़्यादातर जो ट्राइब्स होते हैं वो मूल निवासी माने जाते हैं। तो ये आप आगे देखेंगे, ये वैलाकी ट्राइब से संबंधित है। तो इनका जन्म पेटालुमा कैलिफोर्निया में हुआ था। तो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये जो क्रू 5 मिशन रहा, इसको कमांड कर रही हैं ये निकोल मान, और इनके साथ और भी एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कैसारा जापान से हैं, कोइची वकाता ये भी हैं, और रशियन कॉस्मोनॉट है आना किकीना, ये भी इसमें शामिल है। तो जापान से कोइची हैं और रशिया से हैं एना किकीना। तो ये सब इनके साथ में है। साथ ही आपको जानना चाहिए, ये तो हुई फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन जो स्पेस में गई हैं, लेकिन फर्स्ट नेटिव अमेरिकन मैन कौन थे। इनका नाम है जॉन हैरिंगटन। ये साल 2002 में गए थे। तो लगभग 20 साल बाद अब फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन स्पेस में गई है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, याद रखिएगा। वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन विच डे। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 9 अक्टूबर। तो वर्ल्ड पोस्ट डे
ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी बर्न में। आपको जानना चाहिए कि साल 1969 से ही ये डे मनाते आ रहे हैं। इस बार 2022 में इसका थीम है पोस्ट फॉर प्लैनेट। तो थीम महत्वपूर्ण रहेगा वर्ल्ड पोस्ट डे का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन October 10th? हर साल 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। चलिए जानते हैं। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि जो ग्लोबल मेंटल हेल्थ एजुकेशन है, अवेयरनेस है, तो इसके बारे में जो है अवेयरनेस फैलाई जा सके, इसके बारे में लोगों को जो है एजुकेट किया जा सके। सबसे पहली बार 1992 में ये डे मनाया गया था। 2022 में इसका थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। Along with the Government of India's stake, which other company holds a major stake in IDBI Bank? भारत सरकार की हिस्सेदारी के साथ IDBI बैंक में किस अन्य कंपनी की प्रमुख हिस्सेदारी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये न्यूज़ क्यों बनी है? ये इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IDBI बैंक में अपने 30.48% स्टेक्स सेल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI इसको इनवाइट किया है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लोगों से मांगे हैं, जो कंपनीज़ हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनसे। और आपको जाना चाहिए IDBI का जो प्रेजेंट प्रमोटर है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी अपने 30.24% स्टेक इसमें बेचेगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC के मिलाकर 60.72% स्टेक अब यहाँ पर बेचे जाएंगे IDBI बैंक में, और जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको जानना चाहिए फिलहाल अगर हम बात करें तो LIC के 49.24% स्टेक हैं IDBI बैंक में और सेंट्रल गवर्नमेंट के 45.48% स्टेक्स हैं। तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो ये लोग बिड कर सकते हैं यहाँ पर, या तो इंडिविजुअली मतलब सोलिली या फिर कंसोर्टियम के रूप में। और अगर कंसोर्टियम के रूप में कर रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैं वो 4 होनी चाहिए। अच्छा, जो भी बिडर हैं, जो भी बिड लगा रहे हैं, उनकी मिनिमम नेटवर्थ 22,500 करोड़ रुपए होनी ही चाहिए, 2.85 बिलियन US डॉलर के आसपास। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये एंटायर प्रोसेस है, तो इसमें पहले जो भी लगाना चाहता है वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करेगा। उसके बाद फिर क्वालिफाइड इंटरेस्टेड पार्टीज़ QIPs इनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब देखिए ये लास्ट वाली लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इस तरह के जो एब्रीविएशन होते हैं QIP ये आपके एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये हम कहाँ से पढ़ते या फिर कहाँ पर जो है इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये सब आपकी जो फाइनेंस से संबंधित जो न्यूज़ होती हैं उन्हीं में ही छिपे रहते हैं। तो QIP याद रखिएगा, क्वालिफाइड इंटरेस्टेड पार्टीज़। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड DBT NIPGR पंडित जयवंत राम उपमन्यु साइंस म्यूजियम इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और PMO MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में DBT NIPGR पंडित जयवंत राम उपमन्यु विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, चंबा। आपको जानना चाहिए हिमाचल प्रदेश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चंबा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने एक साइंस म्यूजियम को इनोग्रेट किया है। इस साइंस म्यूजियम को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा सेटअप किया गया है। इसका नाम है DBT NIPGR पंडित जयवंत राम उपमन्यु साइंस म्यूजियम। साथ ही हमने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये पढ़ा था हिमाचल प्रदेश से संबंधित कि यहाँ के जो CM हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने सत्यनिष्ठा ऐप ये लॉन्च की है ताकि पुलिस के पास जो क्रिमिनल का डेटाबेस है उससे संबंधित कुछ हेल्प हो सके। और हिमाचल प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी हम उस वक्त ही पढ़ चुके थे। हाल ही में पढ़ाए करंट अफेयर हमने सत्यनिष्ठा ऐप।
The UN Human Rights Council voted against holding a debate on alleged abuses against Uyghur Muslims in China's Xinjiang. How many countries abstained from the vote? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने चीन के सिंजियांग में उइगर मुसलमानों के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार पर बहस करने के खिलाफ मतदान किया। कितने देश इस वोटिंग सिस्टम से दूर रहे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 11। देखिए क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, तो यहाँ पर भारत की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, तो यहाँ पर एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाया गया, उस पर वोटिंग करनी थी। तो उसका संबंध ये था कि चाइना का जो सिंजियांग रीजन है, यहाँ पर उइगर मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार किए जाते हैं, तो उस पर डिबेट करने से संबंधित था। तो यहाँ पर देशों को जो है वोटिंग करनी थी। तो जो 47 मेंबर की काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो इसमें 19 कंट्रीज़ ने तो रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने नो बोला। इसमें 11 कंट्रीज जो हैं वो अब्सटेन रहे। अब्सटेन मतलब उन्होंने वोटिंग नहीं की, ना हाँ बोला ना बोला। तो इंडिया भी अब्सटेन कंट्री में रहा है। तो इसलिए जो रिजेक्टेड लोगों की जो कंट्री थी, जो रिजेक्टेड कंट्रीज़ थी, जिन्होंने रिजेक्ट किया इस रेजोल्यूशन को कि नई डिबेट नहीं होनी चाहिए, कुछ मज़ा नहीं आया इसमें टॉपिक में, तो उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था इसको नकार दिया गया। आपको बता दें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की और जो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये प्रपोज़ल को जो है बढ़ाया था। उनका कहना था कि इसमें डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि जो चाइना के जिनजियांग रीजन है, यहाँ पर उइगर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार होते आ रहे हैं। Whereas the first seminar of अग्नि तत्व अभियान बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लेह। तो पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक सोसाइटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने विजयनना भारती के साथ मिलकर एक कैंपेन लॉन्च किया है अग्नि तत्व। किसके तहत? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इस मूवमेंट के तहत। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसको आर के माथुर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख हैं, इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। थीम क्या रहा? सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर। आपको जानना चाहिए जो ये अग्नि तत्व कैंपेन है, यानी कि एनर्जी फॉर लाइफ, इसे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, आर के सिंह, इन्होंने 21 सितंबर 2022 को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया था। तो लॉन्च किया था 21 सितंबर को। तो उसके तहत ये पहली बार अब ये कहाँ पर हुआ है, इसकी जो पहला कॉन्फ्रेंस हुई है, ये हुई है आपकी लेह में। साथ ही अगर हम लद्दाख से संबंधित एक और करंट अफेयर देखेंगे कि अभी फर्स्ट एवर मेगा किसान मेला इंडोर स्टेडियम कारगिल लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के द्वारा। The government has notified the credit guarantee scheme for startups under which lenders will extend collateral-free loans up to rupees to each eligible borrower. सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को अधिसूचित किया है, जिसके तहत ऋणदाता प्रत्येक पात्र उधारकर्ता को कितने रुपए तक सपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करेंगे, कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 10 करोड़ रुपीज़। तो देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने जो है एक स्टार्टअप्स के लिए कोलेट्रल फ्री लोन्स की स्कीम जारी की है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, CGSS इसको बोलते हैं। तो इसमें ये कहा है कि जो लोन्स दिए जाएंगे लेंडर्स के थ्रू, जो भी लेंडर्स होंगे, तो उसमें पर बोरोवर 10 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट नहीं रहेगी। और 6 अक्टूबर के बाद, ये 6 अक्टूबर से या 6 अक्टूबर के बाद जो भी लोन दिए जाएंगे वो इसी श्रेणी में आएंगे, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स के तहत आएंगे, यानी कि एलिजिबल रहेंगे इस स्कीम के तहत 6 अक्टूबर के बाद वाले। हु एज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड? गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, संदीप कुमार गुप्ता। तो संदीप कुमार गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। गेल इंडिया का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इनसे पहले मनोज जैन इस पद पर थे, तो मनोज जैन को इन्होंने रिप्लेस किया है। गौतम अडानी announced 65,000 crore investment
65,000 crore rupees investment over the next 5 to 7 years in setting up a mega 10,000 megawatt solar park capacity in which state? गौतम अडानी ने किस राज्य में एक मेगा 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, राजस्थान। तो देखिए राजस्थान में जो गौतम अडानी है, इनकी जो फर्म है वो 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी अगले 5 से 7 सालों में और 10,000 मेगावाट की सोलर पार्क कैपेसिटी यहाँ पर सेटअप की जाएगी। Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) has allowed insolvency professional entities to act as insolvency professionals. The IBBI is a key institution in the implementation of the Insolvency and Bankruptcy Code, which came into force in 2016. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं को दिवाला पेशेवरों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के कार्यान्वयन में एक प्रमुख संस्था है जो 2016 में लागू हुआ। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो IBBI है, इसने जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज़ हैं, IPEs हैं, तो इनको अलाउ कर दिया है कि आप भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के तौर पर कार्य कर सकते हैं। अब तक केवल जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ही ये परमिशन थी कि वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की तरह जो है कार्य कर सकते हैं। तो ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज़ को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के रूप में कार्य करने की जो अनुमति दी गई है, इससे क्या होगा, जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसमें तेजी आएगी। आपको जाना चाहिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। रवि मित्तल इसके चेयरपर्सन है। डिटेल में हम हाल ही में इसके बारे में पढ़ चुके हैं अपने पिछले 1-2 सेशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू बोरो व्हाट अमाउंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2022-23। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कितनी राशि उधार लेने का फैसला किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 14.21 लाख करोड़ रुपीज़। देखिए आपको ये जानना चाहिए कि जो ग्रोस मार्केट बोरोइंग थी फिस्कल ईयर 2022-23 के लिए, ये 14.31 लाख करोड़ रुपीज़ घोषित की गई थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब 10,000 करोड़ रुपए की कम बोरोइंग करेंगी और अब कितना ले रही है, 14.21 लाख करोड़ रुपीज़ की फिस्कल ईयर 2022-23 के लिए। पहले 14.31 लाख करोड़ लेने वाला था, लेकिन अब ले रहा है केवल 14.21 लाख करोड़ रुपीज़ की बोरिंग करने वाली है, मार्केट से पैसा उठाने वाली है। तो इसमें जो है आपको जानना चाहिए, जो 14.21 लाख करोड़ है, इसमें 5.92 लाख करोड़ रुपीज़ ये सेकंड हाफ में लेगी, यानी अक्टूबर से मार्च के पीरियड में लेगी, इसी फिस्कल ईयर के 2022-23 के। किसके थ्रू लेंगी? डेट सिक्योरिटीज़ के थ्रू 16,000 करोड़ रुपए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करके लेगी। तो ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। आपको जानना चाहिए कि जो रिपेमेंट ऑफ पास लोन्स होते हैं, ये भी ग्रोस बोरोइंग के अंतर्गत आते हैं, और जो फिस्कल डिफिसिट होता है उसको पाटने के लिए, उसकी भरपाई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मनी उठाती है मार्केट से थ्रू डेट सिक्योरिटीज़ एंड ट्रेजरी बिल्स। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ डील टू फॉर्मलाइज फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टमेंट? भारत और किस देश ने निवेश के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नीदरलैंड्स। तो आपको जानना चाहिए इंडियन और जो डच ऑफिशियल्स हैं, यानी कि नीदरलैंड्स के जो ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने एक MOU साइन किया है। भारत में कई सारी नीदरलैंड्स की कंपनीज कार्यरत हैं, पर उनके ऊपर कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट केसेस भी हैं, तो उनका जल्दी से निपटारा हो सके और वे भारत में अच्छा इन्वेस्ट कर सकें, इससे संबंधित MOU साइन किया गया है। किससे संबंधित? फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म। ठीक है, जल्दी से इनका निपटारा हो सके जो केसेस हैं, और ये कंपनी जो है भारत में इन्वेस्ट कर सके। इन्वेस्ट इंडिया ये जो फर्म है, ये इस फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई है। आपको जाना चाहिए नीदरलैंड्स ये 4th लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है भारत में। अगर इसके बारे में बेसिक डिटेल्स जाने तो कैपिटल आम्स्टरडम है, करेंसी यूरो है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मार्क रुट हैं। Which of the following has recently been opened by the Karnataka Bank in association with Ernst and Young in बेंगलुरु? कर्नाटक बैंक ने हाल ही में अर्न्स्ट एंड यंग के सहयोग से बेंगलुरु में निम्नलिखित में से
क्या खोला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो आपको जाना चाहिए कर्नाटका बैंक ने बेंगलुरु में एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ओपन किया है, और ये जो सेंटर है ये इसने अर्न्स्ट एंड यंग के साथ मिलकर ओपन किया है। अर्न्स्ट एंड यंग इसका प्रोजेक्ट पार्टनर रहेगा। बाकी कर्नाटक बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए। हेडक्वार्टर्स मंगलुरु कर्नाटक में है। एमडी एंड सीईओ महाबलेश्वर एमएस है। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। The Reserve Bank of India has directed all the credit information companies to appoint an internal ombudsman by the state. भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को किस तारीख तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1 अप्रैल 2023। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत जो पार्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CICs इनको डायरेक्शन दी है कि आप इंटरनल ओम्बुड्समैन आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति करें 1 अप्रैल 2023 से पहले। तो एक डेडलाइन सेट कर दी है। और ये भी कहा है RBI ने कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कंपनीज जो हैं उनको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो आप इंटरनल ओम्बुड्समैन की नियुक्ति करेंगे वो 3 साल से कम की नहीं होनी चाहिए नियुक्ति, और 5 साल से ज़्यादा की ना हो। और जिस भी पर्सन को आप करेंगे उसकी एज जो है 70 साल की नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो कि मतलब एक फाइनेंशियल डेटा लोन से संबंधित, क्रेडिट कार्ड से संबंधित और भी जो इंडिविजुअल का जो भी फाइनेंशियल संबंधित जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करती हैं। अब इनके कस्टमर कौन होते हैं? बैंक होते हैं, NBFCs होती हैं। तो ये कस्टमर की जानकारी इन्हीं से लेती हैं। जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती है इन्हीं से कस्टमर के बारे में जानकारी लेती हैं ताकि अपने प्रोडक्ट्स को जो है उसका प्रमोशन कर सकें। आपको जानना चाहिए कि ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एंड ये कंपनियां गवर्न होती हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत। फिलहाल भारत में 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। बात करें अगर हम लोकपाल की, तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 35A के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। 1995 से ये जो है इफेक्ट में आई। और आपको जानना चाहिए प्रेजेंटली जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम है ये 2006 वाली है। इसको अमेंड किया गया था 1 जुलाई 2017 को। Who has been named the first recipient of the बॉब विलिस ट्रॉफी? बॉब विलिस ट्रॉफी के पहले प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जॉनी बेयरस्टो। तो क्रिकेट से संबंधित ये न्यूज़ है। तो देखिए पहली बार बॉब विलिस ट्रॉफी दी गई है। ये दी गई है इंग्लैंड के क्रिकेटर जॉनी बेयरस्टो को। तो जो ये बॉब विलिस थे ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर रहे, कमेंटेटर भी रहे। तो उन्हीं के सम्मान में ये ट्रॉफी रखी गई है और ये उन्हीं को दिया जाता है जो इंग्लैंड का प्लेयर ऑफ द ईयर रहता है। तो इंग्लैंड का प्लेयर ऑफ द ईयर रहा है जॉनी बेयरस्टो। बाकी और भी इस तरह के अवार्ड दिए गए हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये देखिए फ्रेया कैम्प, इनको इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया इंग्लैंड में। इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स V मुरलीधरन, National Payments Corporation of India and Central Bank of which country signed a historic MOU to launch the रुपे डेबिट कार्ड? विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और किस देश के सेंट्रल बैंक ने रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ओमान। तो देखिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ओमान में रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च किया जाएगा। और इस मौके पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं V मुरलीधरन ये भी मौजूद रहे हैं। ओमान के बारे में आपको जानना चाहिए। कैपिटल मुस्कैट है और करेंसी है ओमानी रियल। द सेंटर हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स फॉर मॉनिटरिंग चीता इंट्रोडक्शन इन कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस टास्क फोर्स? केंद्र ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता की शुरुआत की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में कितने सदस्य हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, 9।
तो देखिए आप सभी जानते हैं कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में चीते आ चुके हैं और उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक 9 मेंबर टास्क फोर्स का गठन किया है और ये जो टास्क फोर्स है ये 2 साल तक के लिए लागू रहेगा, यानी कि जो इसका कार्यकाल है टास्क फोर्स का ये 2 साल तक के लिए रहेगा। तो इसमें कई लोग शामिल है, आप देख सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन शामिल है। ये आप देखिएगा कि आलोक कुमार है, ये एक रिटायर्ड प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मध्य प्रदेश, आलोक कुमार ये टास्क फोर्स के हेड रहेंगे। बाकी चीता आप सभी जानते हैं कि 1952 में भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था और इस साल 17 सितंबर को 8 चीता, जिसमें 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं, इनको नाम ये भी ऐसे लाया गया अंडर प्रोजेक्ट चीता। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। द्रौपदी का डांडा 2 पीक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, आंसर इज उत्तराखंड। तो यहाँ ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर एक एवलांच आया, एवलांच मतलब कि बर्फा तूफान टाइप आया है और कई सारे लगभग 15 से 20 पर्वतारोही की इसमें जान भी चली गई है। इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर एवरी ईयर, 19th एनिवर्सरी इस बार मनाई गई। श्रीनिवासा सेतु एलिवेटेड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट inaugurated in which state, answer is Andhra Pradesh, who has won a gold medal in women's 53 kg wrestling event at the National Games 2022, answer is Antim Mangal, who is currently serving as India's permanent representative to the United Nations, answer is Ruchira Kamboj. India's mission to Mars finally ran out of fuels. Mars orbiter mission, also called Mangalyaan, was inserted in the Martian orbit on which date, answer is 24 सितंबर 2014। हालांकि लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 में, लेकिन अपनी कक्षा में ये 24 सितंबर 2014 में शामिल हुआ। विच एजेंसी अंडरटुक मैनी फोकस्ड ऑपरेशंस, नेमली ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, मिशन जीवन रक्षा एंड ऑपरेशन मातृशक्ति ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2022, आंसर इज RPF। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मानसी सोगावारे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन, UPI पेमेंट क्रॉसेस ₹1,00,000 crore milestone in September 2022, the Indian Astronomical Observatory stands on which mountain in Hanle, Ladakh, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। At the 36th National Games, who has become the first athlete to win gold in Yogasana? Which public sector bank has launched WhatsApp banking services recently for both customers and non-customers? Alice Bialyatsky, a human rights activist, has been awarded the Nobel Peace Prize. Where is he from? Which agency has upgraded the long-term rating of Poonawalla Fincorp Limited and its subsidiary Poonawalla Housing Finance Limited to AAA from AA+? What is the name of the AI-enabled humanoid designed and developed by the ISRO to fly aboard unmanned test missions ahead of the Gaganyaan human space flight mission? तो इन 8 क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें, तभी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।